Hello to all. Welcome to Modern History session. In this section, we will move ahead in our journey of studying modern history. जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं, हमने कवर किया है मॉडर्न जो इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, उसके बाद प्री कांग्रेस एसोसिएशंस को हमने कवर किया है। ठीक है, हम देख चुके हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो हमने देखा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेट्स से आईएनसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, कहाँ पर इसका फर्स्ट सेशन था? वो था बॉम्बे में। वी ऑल नो अबाउट दैट। और बॉम्बे में ऑल ओवर इंडिया से 72 डेलीगेट्स आते हैं और फर्स्ट सेशन हेल्ड करते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में। ठीक है, बहुत सिंपल है, बेसिक है, बट इसी में हमारे पास पता होना चाहिए कि कौन हमारे मेन जो प्रेसिडेंट थे, किस ईयर में जो सेशन हुआ था, उस समय पे कहाँ हुआ था और उस समय पे कौन प्रेसिडेंट थे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए और स्टार्टिंग के 3 या 4 सालों के हमें प्रेसिडेंट पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सबसे पहले जो सेशन हुआ 1885 में हुआ है। ठीक है, 1885 में हुआ है। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ है। ठीक है, बॉम्बे। और कौन थे इस समय पे हमारे सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज आईएनसी, इज डब्ल्यूसी बैनर्जी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके अलावा बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है याद करने की कि आपको पता होना चाहिए जहाँ पर भी सेशन हेल्ड किया गया है वहाँ जो प्रेसिडेंट होंगे वो किसी दूसरे प्रोविंस से होंगे। वो बॉम्बे, लाइक फॉर एग्जांपल डब्ल्यूसी बैनर्जी जो हैं वो बंगाल से बिलोंग करते हैं और वो बॉम्बे से बिलोंग नहीं करते हैं। जहाँ पर सेशन है वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं होगा, दूसरे प्रोविंस का होगा। ठीक है, बहुत बेसिक है। ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिए। 1886 में कहाँ होता है? बॉम्बे फर्स्ट हुआ था बॉम्बे में, दूसरा कहाँ हुआ था? कैलकाटा में। और इस समय पे कौन हमारे प्रेसिडेंट हैं? ही इज दादाभाई नारोजी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग टू बॉम्बे। कहाँ से? बॉम्बे से। ठीक है, सिंपल है। उसी तरह से 1887 के सेशन को नोट कर लीजिए। कहाँ पर हुआ है? मद्रास। और कौन है इस समय पे प्रेसिडेंट? दैट इज बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ओके, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, और 1888 में अगर हम देखें तो जो सेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। और इस समय पे जो प्रेसिडेंट थे वो एक फॉरेनर थे। ही वॉज जॉर्ज यूले। क्या? जॉर्ज यूले। सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, कुछ काम आ जाते हैं पेपर में। 1889 में जो हमारा सेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था। ऑल्दो इतना नीचे नहीं जाना, 1880 तक इज इनफ। ओके, ठीक है। ये यहाँ पर कौन थे? विलियम वेडरटन। क्या? वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, वेरी बेसिक। ठीक है, सबसे पहली बात आप तो देखिए, हम थोड़ा सा कंसेप्चुअलिटी पे चले जाते हैं। ये देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्यों स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहले ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन थी वो सारी कोई ना कोई अपनी
एक ही सीमित दायरे में काम करते थे, या तो एक स्पेसिफिक सेक्टर को ही टारगेट कर रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर उनका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो इसीलिए ओवर अ टाइम, काफ़ी सालों तक फिर रियलाइज़ हुआ कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो नेशनल लेवल पे हो, जहाँ पर देश के हर कोने की बात हो, और फिर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी बात को सरकार को रख पाएँ और अपनी डिमांड मनवा पाएँ। बहुत बेसिक फंडा था, ठीक है, कि हमें नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म चाहिएगा, क्योंकि अगर हम सब लोग ऐसे दूर दूर तक बैठे बैठे अपने अपने जोन में लड़ेंगे, जोन में अपने मुद्दों को रखेंगे, तो कभी भी सप्रेस किया जा सकता है। कुछ भी हम मिलके अगर करते हैं तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, यूनिटी में काम करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, ऐसे देख सकते हैं। एंड मोर ओवर ये रियलाइज़ हो चुका था, जैसे हमने देखा था एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के थ्रू, कि उन्होंने सीखा कि अगर आप सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो सब लोग अगर यूनाइटेड होकर एज अ कलेक्टिव पीपल अगर आप बात करेंगे तो और कैंपेन करेंगे, उसका उतना ही ज़्यादा असर होगा, है ना, ठीक है। तो ये देखा गया। एंड मोर ओवर INC में जो 72 डेलीगेट्स आए हैं, 72 डेलीगेट्स दे बिलोंग टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो वो ऑल ओवर इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो लीडरशिप आई थी, वो लीडर लोग आए थे जो अपने अपने जोन में बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। एंड इसके अलावा कई तरह के रूमर हैं कि INC को क्यों इस्टेब्लिश करा गया था। एक्चुअली देखा जाए तो A.O. होम नाम के जो सिविल सर्वेंट थे, ही वॉज ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ठीक है। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी 1930 में, जिसके अंदर ये देखा गया कि ये लिखा गया था that in this his autobiography it was written that INC was established as a safety wall, right? What? Safety wall. Safety wall. तो सेफ्टी वॉल की तरह INC को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि एक्चुअली इट वॉज रिटन दैट A.O. होम की जो हिडन एजेंडा था इस्टेब्लिश करवाने में, वो ये था कि जो डिसकंटेंटेड एजुकेटेड लोग हैं, जो एजुकेटेड लोगों को हालांकि अभी इस समय तक पता चल गया था कि हमारे पास अभी ब्रिटिशर्स दे आर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, राइट। तो वो दे वांटेड टू एक्सप्रेस देयर एंगर, दे वांटेड टू एक्सप्रेस that through some or other activity. So they said the autobiography said that INC was used as a safety wall to vent out their anger, ठीक है, राइट। ये ऐसी बात बोली जा रही है। तो सेफ्टी वॉल कभी भी आता है तो A.O. होम की ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड है। बट अल्टीमेटली अगर बाद में रिसर्च की जाए और ये देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात कि जो A.O. होम थे, ही वॉज वेरी सिंसियर सिविल सर्वेंट, उनके ही हैड वेरी जेन्युइन केयर फॉर इंडिया एंड इट्स पीपल, एंड मेनली वो ही सिंपथाइज्ड विद पीजेंट्स एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मोर ओवर अगर इस बात को भी हम छोड़ देते हैं तो with other aspects also, the people who were involved in establishing India, Indian National Congress, that is जो भी लीडर्स थे, दे वर हाईली पैट्रियोटिक एंड पीपल ऑफ हाई वैल्यूज, ठीक है। तो वो चाहते थे कि उनका एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर वो आराम से काम कर सकें विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सोचा, वो समझदार थे, उन्होंने सोचा कि इफ A.O. होम गेट्स इन्वॉल्व विद अस, वी विल बी able to do our work smoothly without government repression, राइट। तो इस तरह की थ्योरीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बारी मेंस वगैरह में इस तरह का एनालिसिस के लिए क्वेश्चन आ जाता है। एंड INC का इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो आपके वैल्यू को और इन्हांस करेंगी, एंड वी शुड हैव द कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। यस, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिश होने का।
इस समय पे, कब कब 1885 के, ठीक है, हम इस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए 1885 में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हालांकि धीरे धीरे थोड़ा डर के सही या फिर थोड़े थोड़े लोग कुछ कुछ आए हैं, सिर्फ एजुकेटेड एलिट लोग ही आए हैं, कहा जा रहा है नेशनल लेवल पे है, बट एक्चुअली सब लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, ओनली एजुकेटेड पीपल आर हैव कम टुगेदर, बट स्टिल छोटे छोटे स्टेप्स में अगर इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, सो ऑटोमेटिकली विद दिस स्टेप तो इंडिया का जो इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट के लिए एक जर्नी शुरू हो गई है। ठीक है, हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे एंड मोर ओवर ये देखेंगे कि आगे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, तो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ आएंगी और इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन होगा, वो सारा आईएनसी का जो ओपिनियन है, आईएनसी का जो स्टैंड है, वो मैटर किया जाएगा, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडिया, राइट। एंड मोर ओवर इसके अलावा आगे जो भी मास पार्टिसिपेशन हुआ, जो लोगों ने साथ में मिल के लड़े हैं और आगे जो भी चेंजेस आते हैं उसका एक श्रेय और एक इस प्लेटफॉर्म को भी दिया जा सकता है ना, बिकॉज इसी प्लेटफॉर्म ने के थ्रू जो बड़े बड़े लीडर्स जुड़े, जैसे नेहरू, गांधी और ये सब लोग इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मास की एनर्जी को चैनलाइज कर पाए। यस, and so therefore we begin it with from knowing about the basics and now we move ahead। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, कैसे हम आने वाली जो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसको हम कैसे आगे देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप एक काम की, हम उसको 3 फेजेस में देखेंगे। कैसे? नंबर 1 देयर विल बी, पूरी इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्या क्या फेजेस होंगे? नंबर 1 इज मॉडरेट फेज। क्या? मॉडरेट फेज। नंबर 2 इज एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज। नंबर 3 इज गांधीयन फेज। गांधीयन फेज। ठीक है, सिंपल है। देखो, जो मॉडर्न फेज है वो 1885 से जब से आईएनसी एस्टैब्लिश हुआ है उसके बाद से 1905 तक है। ठीक है, सिंपल है। और एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1918 तक है। और उसके बाद जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिल जाती है तब तक गांधीयन फेज रहता है। गांधीयन फेज 1947 तक। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैंने टर्म्स यूज की हैं, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये अपने आप में बहुत ही अलग वर्ड हैं एंड वी नो दे आर पोल अपार्ट, है ना। सेंस, कॉमन सेंस से पता है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे क्योंकि यही एक तरीका है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को एनालाइज करने का कि उस समय पे ऐसा था, ऐसी विचारधारा थी, तो किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो गतिविधियां कैसे हुई, है ना, वो विचारधारा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस फेज को जब हम मॉडरेट फेज कहते हैं, तो जो काम होंगे, जिस तरह से डिमांड रखी जाएगी, है ना, वो मॉडरेट्स की तरह होगी, मॉडरेट की आइडियोलॉजी के साथ टैली करेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे फेजेस में हम जाएंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज द मॉडरेट मीन्स? सोचिए, विचारिए कि मॉडरेट का मतलब क्या होता है। मॉडरेट्स हैं कौन? सबसे पहली बात, मॉडरेट्स वो बिगिनर्स वाले लोग हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था। कौन लोग थे? हम देख चुके हैं पुराने टाइम से, जैसे हमने देखा था कि जो एजुकेटेड एलिट लोग थे वो एक साथ टुगेदर आते हैं और वो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं विच इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग में कौन लोग हैं? आप उस समय
की सिचुएशंस को देखिए, जनता जो पीजेंट्स है, आर्टिशियंस है, उनके पास इस तरह की, उनके पास लाइवलीहुड के लिए ही इशू है, तो इतने बड़े मुद्दों पे वो आकर इतना बात नहीं कर सकते हैं। एंड मोर ओवर दे आर नॉट कैपेबल। कैपेबल कौन होगा? जो जागरूक होगा, जो एजुकेटेड होगा, जो परख चुका है कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ क्या है, वो होगा एजुकेटेड लोग। ठीक है, एजुकेटेड भी हैं एंड मोर ओवर साथ के साथ वो थोड़े से एलिट हैं, मतलब थोड़े से संपन्न हैं, राइट। तो हम मॉडरेट को क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, ये जो फेज है मॉडरेट फेज में मेनली जो लोग इन्वॉल्व थे, जो लीडर्स थे, जो मेंबर्स थे, दे वर एजुकेटेड एंड एलिट क्लास, राइट। ओके, एंड मॉडरेट होने का मतलब क्या है? मध्यम होना, मतलब बैलेंस में होना। ओके, आई एम सॉरी, ठीक है, बिल्कुल बीच में रहना। ठीक है, तो वो एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, बहुत ही इनएक्टिविटी भी नहीं करेंगे और बहुत एग्रेसिवली भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप मॉडरेट्स की बात करो तो मॉडरेट्स बिलीव इन लाइक क्या? ग्रेजुअलिज्म में बिलीव करते हैं। ठीक है, ग्रेजुअलिज्म में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते हैं। उनको विश्वास है कि जो ब्रिटिशर्स जो है दे हैव दिस फेयर सेंस ऑफ जस्टिस एंड दे विल प्ले फेयरली, राइट। उनको विश्वास है कि हम ब्रिटिशर्स के अंदर रहकर ही हम अपने आप को रूल करना सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग टू गवर्न आवरसेल्फ, राइट। तो उनके जो मॉडरेट्स हैं, मॉडरेट्स थोड़े से वो चाहते हैं, उनको पता है कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट लेना है, लेकिन धीरे धीरे लेना है, एकदम से हम डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज ग्रेजुअलिज्म। ओके, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास है। ठीक है, और उनकी मेन अगर देखी जाए, उनका जो स्टार्टिंग में जो एम था वो ये था कि जो लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस, क्या? लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस, लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस अगर इंडियंस के हाथ में आ जाए अंडर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इट मीन्स के बहुत सारा डिसीजन मेकिंग इंडियंस के हाथ में आ गया है। ठीक है, तो वो है ना, ये एक्चुअली देखा जाए तो लेजिस्लेशन और फाइनेंस को वो कंट्रोल करना चाहते थे, दैट इट शुड बी कंट्रोल ओनली बाय इंडियंस, राइट। Why? Because this thing was already given to other colonies like Canada, Australia, तो उसी तर्ज पे मॉडरेट्स बढ़ना चाहते थे। ठीक है, और वो इसीलिए हम जब बात करते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट हो बट अंडर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हो, राइट। बहुत सिंपल है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, देखिए ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अब मॉडरेट्स हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं हमें पता चल गया है। इसके अलावा एक और मतलब इम्पॉर्टेंट हमें ये देखना होगा, अगर हम इनके सारे काम को हम देखें और उसको समराइज अगर करना चाहे, क्या इनके तरीके थे, क्या वो करना चाहते थे, किस तरह से, तो एक तरीका लाइक हम एक बहुत ही समराइज कर सकते हैं 3 P's में। क्या? मॉडरेट्स की गतिविधियों को, उनके तरीकों को 3 फेज में दिखाया जा सकता है, दैट इज 3P, दैट इज इसको 3 P's को क्या कहेंगे? पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोपेगेंडा। क्या? प्रोपेगेंडा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि वो क्या तरीके अपनाएंगे, है ना, मॉडरेट्स क्या तरीके अपनाएंगे। ठीक है, समझ गए? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये सारा इलाबोरेट इसलिए किया गया है ताकि आप मेंस में भी अच्छे से एनालाइज करके उस चीज़ को लिख पाएँ। ठीक है, सिर्फ ये ना हो कि मॉडरेट्स जो हैं वो सिर्फ ग्रेजुअलिज्म में बिलीव कर रहे हैं, तो हमें हर तरह से उसको 360 डिग्री से घुमा के देखना पड़ेगा, राइट। वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम पता लगाते हैं कि अब चलो हमें पता चले कि क्या क्या ये करना चाहते हैं। ठीक है, और फेज कहाँ था? फेज था 1885 से 1905 तक। तो ऐसा तो है नहीं कि इस समय पे वो ऐसे खाली बैठे रहे हैं, पेटिशन करते रहे, तो कुछ तो हमें उसका डिटेलिंग लेना पड़ेगा कि उनकी क्या क्या डिमांड थी।
बेसिकली वो क्या क्या डिमांड कर रहे थे, किस किस एस्पेक्ट में कर रहे थे। तो उसको स्टडी करने के लिए हम उसको 3 या 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेज, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स, मिलिट्री डिमांड्स, राइट, समथिंग लाइक दैट, ताकि हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स एक्चुअली जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, जो पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहले उन्होंने डिमांड किया कि जो इंडिया काउंसिल जो है, हमने देखा था 1858 में SOS इस्टेब्लिश कर दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी पूरी जो सेटिंग है उसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल, जो कि लंदन में इस्टेब्लिश था। तो उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल को आप रिमूव कर दीजिए। क्या? इंडियन काउंसिल को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। सो I would suggest you that as I speak, try to make some notes, because I want to be able to write everything, and as I explain the cause, the effects, and how did this happen, why did this happen, so try to write down few points regarding that, because that will establish your connection and that will also improve your understanding with respect to the subjects, okay। तो सिर्फ फैक्ट हमें नहीं देखना है, लॉजिकल जो कनेक्शंस मैं बारी बारी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ उसको आप देखिएगा, है ना, उसको आप नोट कीजिएगा। टेक योर टाइम, आई विल बी रियली स्लो, ओके, राइट। तो इंडियन काउंसिल जो है, इंडियन काउंसिल को आप रिमूव कर दीजिए। और उनका क्या क्या डिमांड था कि आप इलेक्शन लेके आइए, कि आप इलेक्शन लेके आइए। एक्चुअली जो वाइसरॉय काउंसिल थी X+1+Y, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कहा यहाँ पर जो है 6 से 12 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे बाय, नॉमिनेट किए जाते थे बाय वाइसरॉय। अब यहाँ पर ऑब्वियसली वाइसरॉय किसको इलेक्ट करेंगे, किसको नॉमिनेट करेंगे? सिर्फ अपने लॉयल्स को करेंगे। तो ये बोला गया कि ये 612 नंबर जो ये हैं यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएं, राइट, इसके लिए इलेक्शन करवाए जाएं। उसके अलावा और क्या डिमांड्स थी? ये डिमांड थी कि किसी तरह से आप जो हैं सेल्फ रूल लेके आए, मतलब हम चाहते हैं कि सेल्फ रूल आए अंडर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, अंडर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ठीक है, सब सही है, ओके, सिंपल है ये तो। उसके अलावा उन्होंने बजट के बारे में भी बोला। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और ये फाइनेंस से रिलेटेड है ना, पावरफुल है, पावरफुल टूल है कंट्रोल करने का, अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करने का। तो उन्होंने कहा बजट को हमें डिस्कस भी करने दीजिए और हमें वोट भी करने दीजिए, यानी कि इलेक्टेड पीपल जो लेजिस्लेशन में जाएंगे वो डिस्कस भी कर सके, वो वोट भी कर सके, ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वाइसरॉय की जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके अंदर कम से कम 2 इंडियन मेंबर होने चाहिए। क्या? 2 इंडियन मेंबर्स इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, राइट डाउन एज आई से, एज आई स्पीक, ओके, फाइन। इसके अलावा अगर देखा जाए फाइनली उनकी कौन सी डिमांड मानी गई थी, कौन सी नहीं मानी गई थी, सिंपल बात ये है कि सिर्फ इलेक्शन वाली डिमांड मानी गई थी और इलेक्शन भी 1909 में आए थे मोरले पिंटो रिफॉर्म के अंडर, और जिसमें सिर्फ ये डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। और बजट से रिलेटेड अगर आप बात करोगे, बजट से रिलेटेड ओनली डिस्कशन को अलाउ करा गया था, है ना, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला गया था, ठीक है, इनडायरेक्ट, और सिर्फ डिस्कशन के लिए हाँ कही गई थी और वोट नहीं, वोट तो अलाउ ही नहीं करा गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं?
ठीक है, बहुत सिंपल है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड हैं। ओके, राइट डाउन, मेक फेयर पॉइंट्स अबाउट दीज एंड अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स की। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स के लिए क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? ऑफिशियल्स के थ्रू होता है ना। तो ऑफिशियल्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा ऑब्वियसली। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो हायर पोस्ट हैं वहां पर इंडियंस को लगाइए आप, है ना। यही बात रखी जाएगी क्योंकि इंडियंस को अलाउ नहीं किया जा रहा था ना पहले। एक इनिशियल की बात करें, मतलब हायर पोस्ट में, है ना, हमेशा ही से ही रिस्ट्रेन किया जा रहा था इंडियन सर्विसेज में, हायर सर्विसेज में, राइट। एंड उसके अलावा जो ICS है उसके अंदर आप एज को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। एंड ICS में कुछ और रिफॉर्म्स लेके आइए, जैसे कि साइमल्टेनियस सिलेक्शन करवाइए, साइमल्टेनियस एग्जाम करवाइए लंदन में और इंडिया में, क्योंकि उससे पहले जो पेपर है वो लंदन में ही होता था, ठीक है। सिंपल है, ओके। और अगर देखा जाए तो उनकी कौन सी डिमांड मानी गई थी? सिर्फ उनकी मानी गई थी एक, है ना, जो एज को इंक्रीज कर दिया गया था। एक कमीशन था, राइट डाउन दैट, चार्ल्स इटचिसन 1888 में, जिसके अंदर जो ICS के लिए जो एज है उसको 19 to 23 चेंज कर दिया गया, 23 साल कर दिया गया, ठीक है, फाइन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं कराए गए, साइमल्टेनियस एग्जाम नहीं अलाउ किया गया, ठीक है। सिंपल है, बहुत बेसिक है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हायर पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हैं वो इंडियंस के लिए रिजर्व्ड हों, राइट। और उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आए जाएं एग्जाम प्रोसेस में, यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या डिमांड होंगी? मिलिट्री से रिलेटेड होंगी। क्या? मिलिट्री, राइट डाउन द थर्ड वेरी हाई पॉइंट, द डिमांड्स आर मिलिट्री सेक्शन। मिलिट्री में क्या होगा? सीधी बात है, हायर पोस्ट पे इंडियंस को लगाएं, राइट। क्या होगा? हायर पोस्ट पे इंडियंस को लगाएं, फर्स्ट इसमें हायर पोस्ट पे इंडियंस को लगाएं। एंड सेकंड थिंग, अगर देखो तो एक्सपेंडिचर को आप कम कीजिए। जो आप मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करते हैं उसको डिफेंस पे जो करते हैं उसमें उसमें रिडक्शन लेके आइए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, हो जाएगा, ओके, बहुत सिंपल है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करने वाले हैं, तो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स, यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, राइट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। व्हाट इज, अभी अगर देखा जाए उनकी इकोनॉमिक डिमांड भी थी, है ना। क्या डिमांड थी? इकोनॉमिक डिमांड। अगर हम इकोनॉमिक डिमांड की बात करें, क्या है इकोनॉमिक डिमांड? तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर बात करें, हमें पता है मॉडर्स कौन थे यार? एजुकेटेड पीपल थे और एलिट ग्रुप से थे, है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद दैट इज दैट कि दे वर इकोनॉमिक क्रिटिक इन देमसेल्व्स, ठीक है। तो उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और सीक्वेंस को देखिए वो किस तरह से समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश की जो फ्री ट्रेड पॉलिसी है ना, क्या फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है, ब्रिटिशर्स की जो फ्री ट्रेड पॉलिसीज हैं, उस वजह से इंडिया को नुकसान हुआ है। कैसा नुकसान हुआ है? सबसे पहली बात
कि इंडिया को एक है ना, इंडिया को उन्होंने एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया है। क्या है? इंडिया हैज बिकम जस्ट अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। सिंपल है, जस्ट अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। उसके बाद वो कहते हैं ऐसा होने से हम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हैं, यानी कि हम ऑटोमेटिकली एक रिड्यूस हो गए हैं एज अ डिपेंडेंट एग्रीगेरियन इकोनॉमी। क्या? ठीक है, लाइक मतलब ऑब्वियसली रॉ मटेरियल हम सप्लाई कर रहे हैं ना उनको, उनकी मशीन्स को फीड करने के लिए, राइट। और अल्टीमेटली अगर हम रॉ मटेरियल्स को सप्लाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या आ रहा है? वी आर कन्वर्टेड, लाइक हमें उन्होंने कंज्यूमर बना के छोड़ दिया है ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये सीक्वेंस समझ आया कि ट्रेड पॉलिसी की वजह से इंडिया जस्ट एक सप्लायर हो गया है, और सप्लायर हो गया है रॉ मटेरियल का, और एक कंज्यूमर भी कन्वर्ट हो गया है, सबसे पहली बात। और इन सब की वजह से हम एक डिपेंडेंट एग्रीगेरियन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए हैं। एग्रीगेरियन, हम एक डिपेंडेंट एग्रीगेरियन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि मशीन्स कहाँ हैं? इंग्लैंड में है। गुड्स कहाँ से आता है? इंग्लैंड से आता है। हम तो सिर्फ रॉ मटेरियल को दे रहे हैं, राइट। ठीक है, सिंपल है। सो हम एक डिपेंडेंट उसको उसमें हो गए हैं, एंड मोर ओवर हम एक फील्ड, वी हैव बिकम अ फील्ड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि उनके पास काफी पैसा है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास इज इन्वेस्टिंग देयर मनी हियर इन आवर कंट्री, राइट। समझ पा रहे हो? तो इससे क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं ऐसा होने से हमसे ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गए हैं, ऐसा होने से हम एक्चुअली जो प्रॉफिट है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। सिंपल है, ठीक है। एंड उनको ये भी पता है कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आइए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए जो पैसा आएगा वो पैसा इंडिया का ही होना चाहिए। अगर आप बाहर से पैसा लाके इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो बाहर जाएगा, और इंडिया फिर से लाइक ऐसा ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के एस्पेक्ट से, और इंडिया और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। ठीक है, उनका मतलब था इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया में डेवलपमेंट आए लेकिन इंडिया के पैसों से ही आए। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, और उनको ये पता था अगर फॉरेनर्स यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें इंडिया का ही नुकसान है। ठीक है, बहुत बेसिक है। इकोनॉमिकली हम इस चीज़ को इंडिया के उस समय के हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, क्या कि इंडिया फ्री ट्रेड पॉलिसी जो लगाई गई है इंडिया के ऊपर, लाइक वहाँ से जो भी फिनिश्ड गुड आता था उसके ऊपर कोई भी पैसा नहीं लगता था, है ना, राइट। कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं लगता था। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंडिया सप्लायर हो गया है और एक कंज्यूमर हो गया है फिनिश्ड गुड्स का। तो उनको ये पता है कि हम धीरे धीरे जाके एग्रीगेरियन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइज भी खुद के पैसे से होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ ना हो। वेरी सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में हमें पता होना चाहिए कि जो मॉडरेट्स कौन थे, कौन कौन मॉडरेट्स थे। सो मेक अ लिस्ट। नंबर 1 दादा भाई नारोजी। ठीक है, लिखिए दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी।
आर सी दत्त, ठीक है। और कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर। और कौन है? और है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 4-5 हमें पता होना चाहिए, है ना। एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, सिंपल है, हो जाएगा, ओके, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब क्या हो गया, ये मॉडरेट्स का फेज है, ठीक है। मॉडरेट्स के फेज में अब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट का एस्पेक्ट जो है उसको एक्सट्रीमिस्ट एक्चुअली क्या है, उनको हम मिलिटेंट नेशनलिस्ट भी बोलते हैं। क्या? मिलिटेंट नेशनलिस्ट। और जो मॉडरेट्स हैं उनको अर्ली नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट का फेज जो है, राइट डाउन द हेडिंग एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट कौन है। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग हैं जो ऑब्वियसली जो कि मॉडरेट से डिफर करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो फेज थी 1905 से 1918 तक थी, ठीक है। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं एक्चुअली दे डिड नॉट एग्री विद द वे मॉडरेट्स ऑपरेटेड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहली बात, ठीक है। अब इनके जो ओपिनियन थे वो ये थे कि है ना, हमारी जो अप्रोच है थोड़ी सी असर्टिव होनी चाहिए, थोड़ी सी एग्रेसिव होनी चाहिए। हम बिलीव करते हैं इन से इट नो पैसिव in a passive, like we say, passive resistance, ठीक है। दिस इज द टर्म विच इज यूज्ड, पैसिव रेसिस्टेंस में बिलीव करते हैं। पैसिव रेसिस्टेंस क्या है? इट्स लाइक वायलेटिंग द लॉज, ठीक है। इनको विश्वास था कि है ना, अगर हमें फ्रीडम चाहिए, अगर हमें अपनी हम डिमांड मनवाना चाहते हैं तो हमें मासेस को साथ में लेना पड़ेगा, मासेस को साथ में लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मतलब ये चाहते थे कि मासेस को भी ऑर्गेनाइज किया जाए, क्यों अभी तक मॉडरेट्स जो हैं, मॉडरेट्स अपने तक ही बात रख रहे थे, कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए, लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। और इनका जो ओपिनियन था कि सब लोगों को साथ में लिया जाए, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ी असर्टिव अप्रोच है, थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, है ना, ऐसे मान के चलिए, थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर हैं, जो कि लॉस वायलेट करने से नहीं डरते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड उनको विश्वास था, लोगों पर विश्वास था, इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस दे बिलीव्ड इन, देयरफॉर दे एम्फसाइज दैट वी शुड इन्वॉल्व द मासेस इन द स्ट्रगल। यस, ठीक है, ओके। और उसके अलावा हमें पता होना चाहिए और कौन कौन हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट हैं, कौन कौन है। बहुत सिंपल ट्रिक से हम ध्यान रख सकते हैं, लाल बाल पाल, बहुत सिंपल है। कौन है लाल बाल पाल? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। और कौन है? बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, और कौन है? अरविंद घोष, लाल बाल पाल तो हो गए, अरविंद घोष, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इज अजीत सिंह, अजीत सिंह, ठीक है। बस ये सब कुछ एक नाम आप ध्यान रख लीजिए, कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है ना, बाकी हम देख लेंगे आगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसी क्या बात हो गई कि है ना, जो ब्रिटिश जो मॉडरेट्स हैं, मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट को फ्रंट फुट पे आना पड़ा,
है ना, बहुत बेसिक है। सबसे पहली सबसे सिंपल बात है, वैसे देखा जाए तो उनका जो फेज था मतलब 1885 में इस्टेब्लिश हो गया था और 1905 तक आते आते एक्सट्रीमिस्ट ने टेक ओवर कर लिया, है ना। तो अल्टीमेटली देखा गया ये जो डिसकंटेंट है 1890s के आसपास ही हो गया था। किसके अगेंस्ट? जो मॉडरेट्स के तरीके हैं, मॉडरेट्स के तरीके हैं, मॉडरेट्स की बातें नहीं मानी जा रही थी। मॉडरेट्स की बातों को लाइक जिनके जो एफर्ट्स थे उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था, तो लोगों में डिसकंटेंट आ रहा था, ठीक है। सो देयर वाज लैक ऑफ बिलीफ। धीरे धीरे जो मॉडरेट्स के जो तरीके हैं उनके ऊपर बिलीफ कम हो गया, लोगों का बिलीफ कम हो गया, ठीक है, सिंपल है, ओके। और मतलब धीरे धीरे लोग इम्पेशेंट होने लग गए, है ना, इम्पेशेंट कि हमें जल्दी से रिजल्ट चाहिए, आपके तरीके बहुत ही मध्यम स्तर के हैं, आप कुछ वापस से रिटालिएट नहीं करते हो, है ना, आप जो डिमांड है वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड रखते हो, है ना। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जा रही, डू नॉट टेक फर्दर एक्शंस, कुछ और कैंपेनिंग नहीं होती हैं, है ना, समथिंग लाइक दैट। सो अल्टीमेट और उसके बाद अगर आप देखो तो इसी टाइम पे लोग और ज़्यादा अवेयर हो चुके थे। हमने अभी बात की है कि मॉडरेट्स वर जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे, है ना, तो लोग अवेयर हो गए थे कि ब्रिटिश हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उसी में 2-3 एस्पेक्ट हैं, जैसे कि जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। उसी तरह से एमजी राणा डे थे, वो बहुत सारे एसेज लिखे थे और उनको हम एसेज ऑन कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो आरसी दत्त हैं उन्होंने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो राइट डाउन दीज एंड मैं जल्दी जल्दी से करवाती हूँ। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पूछा जाता है पेपर में, ओके। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके अलावा और कौन थे? आरसी दत्त हैं। आरसी दत्त ने क्या लिखा था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उसके अलावा एमजी राणा डे। एमजी राणा डे का कौन सा था? एसेज ऑन कॉलोनियलिज्म। सो राइट डाउन एसेज ऑन कॉलोनियलिज्म, ठीक है, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। पता है सबसे अगर आप नोटिस करेंगे इंडिया इस समय पे और कई तरह से कई प्रॉब्लम से गुजर रहा था। हमने 2-3 कारण तो देखे ही हैं कि लोगों में डिसकंटेंट आ गया था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लोग अवेयर हो गए थे, है ना। और एक और उस समय पे बात करो कि है ना बहुत सारी फेमाइन्स भी आ गई थी, फेमाइन्स और एपिडेमिक आ गए थे। जैसे हमने देखा था 1876 में और 77 में क्या था? दिल्ली दरबार। उसी टाइम पे फेमाइन था, उसी टाइम पे दिल्ली दरबार रखा गया। क्या? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार किसने रखा था? लिटन ने, वॉइस रॉय लिटन ने, वॉइस रॉय लिटन ने। उसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे इसके जस्ट बाद 1898 टू 97 टू 98 यस सॉरी 96 टू 97 में भी फेमाइन आया। 1899 टू 1900 में भी फेमाइन आया। तो लोगों में डिसकंटेंट हो रहा था, महामारी फैल रही है, फेमाइन्स आ रही है, प्लेग फैल रहा है ना। तो ये सब आप जैसे पूना में आप देखोगे 96-97 में पूना में प्लेग आया हुआ था। उसका जो कमीशन को जो हेड कर रहे थे वो थे जस्टिस रैंड, RAND, ओके, सिंपल है, ठीक है। तो ये सब एक फेमाइन आ रहे थे, हेल्थ कंडीशन मतलब बहुत बेकार हो रही थी, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, ठीक है। तो और उसके अलावा when we look into further when we look further reasons why extremists took over the
INC was one more was the एक जो मॉडर्स थे वो ना वेस्टर्न थॉट सिस्टम से बड़े इन्फ्लुएंस थे। क्या? वेस्टर्नाइजेशन की तरफ उनका रिएक्शन देखा जाए। क्या? वेस्टर्नाइजेशन। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है रिएक्शन टू वेस्टर्नाइजेशन। यानी कि अगर आप देखो जो एक तरफ मॉडरेट्स है, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो लोग हैं वो लोग ज़्यादातर वेस्टर्न थॉट सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो करते हैं जैसे वो बातें करते हैं जस्टिस की, लिबर्टी की और डेमोक्रेसी की बात, एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय होब्स एंड लॉक्स और रूसो और समवन दोज फिलोसोफर्स, राइट। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो इंडियन जो लीडर्स हैं, इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उनसे वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, जैसे कि सरस्वती दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन सब लोगों से ये इन्फ्लुएंस्ड हैं। और ये कहते हैं, इनका कहना है एक्सट्रीमिस्ट लोगों का कि आप वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, क्योंकि एट द एंड इंडिया की जो हमारी आइडेंटिटी जो है वो स्टेक पे आ जाएगी, वो रिस्क पे आ जाएगी, है ना। तो और मोर ओवर एक सर्टेन काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग थी रिगार्डिंग वेस्टर्न थॉट सिस्टम, है ना, एक्सट्रीमिस्ट लोगों में, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो वेस्टर्न पीपल, है ना। तो अल्टीमेटली एक वेस्टर्न थॉट सिस्टम को लेके भी लोगों में थोड़ा सा, एक्सट्रीमिस्ट लोगों में थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आई, और उन्होंने अपने ही रीजन के लोगों से, अपने ही फिलोसोफर्स से, महान लोगों से इंस्पिरेशन लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। और एक्चुअली उनका ये कहना था कि इससे हमारी खुद की आइडेंटिटी, यूनिकनेस बनी रहेगी, एंड ये हमें ड्राइव करेगा आगे सब लोगों के साथ कनेक्ट होने में। बहुत सिंपल है, यस, बहुत सिंपल है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट्स थे, क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट्स हो रहे थे, जैसे कि अगर आप देखोगे ऑटोमन में, रशिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे इटली में रिटेलिएशन हो रही है ना। और एक और बात ये देखा गया कि है ना, जापान ने रशिया को डिफीट कर दिया था। तो अल्टीमेटली जो यहाँ के इंडियन, जो ब्रिटिश की जो कॉलोनीज़ हैं या फिर बाकी कॉलोनीज़ हैं, उनमें भी एक उम्मीद जागी कि इनको हराया जा सकता है ना। वी कैन काउंटर द रूलर, who are the ruler यूरोपियन कंट्रीज, हेयर इंग्लिश या फिर ब्रिटिश, राइट। ठीक है, ऐसे हम देख लेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा एक और कारण था उसी टाइम पे जो कर्जन वॉज वॉइस रॉय ऑफ द टाइम। ठीक है, वॉज कर्जन की जो पॉलिसीज थी 1900 वो जो आए थे 1899 में आए थे और 1905 तक वो रहे हैं। उनकी कुछ कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ थी, तो उनकी कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ की वजह से भी एक्सट्रीमिस्ट का उभार आया है। तो इसने लेड किया है टू द फेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, इसी में इन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सिंपल है, ये क्या लेके आए? ये लेके आए थे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। क्या? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। इसके अंदर क्या करा गया कि इसके अंदर जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे जो होता है, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें जो कमिटीज़ जो हैं उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स का वेटेज इलेक्टेड लोगों से ज़्यादा रख देते हैं। ठीक है, बस ये बात है। क्योंकि ये भी एक रिपल्शन का काम बना, क्योंकि अगर देखा जाए तो मॉडरेट्स डिमांड करें इलेक्शंस के लिए कि ज़्यादातर इलेक्टेड लोग और उन्हीं की बातें नहीं मानी जा रही हैं, है ना। और एक आया था इंडियन सीक्रेट एक्ट जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, ये 1904 में आया है। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो इंडियन सीक्रेट एक्ट आया, ये कहा गया कि है ना, जो प्रेस है उसको थोड़ी सी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज कर्व्ड इन इंडियन सीक्रेट एक्ट। ठीक है, इसके अलावा वो लेके आए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट।
इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी की जो ऑटोनॉमी है उसको कर्व कर दिया गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग उन्होंने किया कि है ना 1904 में उन्होंने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया। और जबकि हमें पता है कि उसी टाइम पे आसपास कितने लोग एंटेगनाइज्ड हो रखे हैं, सरकार के खिलाफ हो रखे हैं, और बहुत सारा उन्होंने लगभग 2 मिलियन के आसपास पैसा बर्बाद कर दिया। और उनका एक बहुत बड़ा डिसीजन जिसको हम आगे स्टडी करेंगे कि उन्होंने डिवीजन ऑफ बंगाल किया। डिवीजन ऑफ बंगाल उन्होंने डिसाइड किया कि बंगाल को डिवाइड किया जाएगा। और इसने अल्टीमेटली एट द एंड बहुत ऐसा इट लेड टू मास पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यस। और इट लेड टू द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट विच विल सी इन फर्दर इन नेक्स्ट क्लास, right? So here we end up our lecture and what we have covered is the INC के बारे में बात किया है हमने। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अपने अपने तरीके को हमने देखा है कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट फेज आया मॉडरेट्स के बाद, किन कारणों से आया, हम कर्जन को स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट की, पार्टीशन ऑफ बंगाल की, और देखेंगे किस तरह से मास पार्टिसिपेशन होता है और किस तरह से माहौल चेंज होता है। यस, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।